AF4 हिंदी। लियोनेल से बहुत पहले ही ऐना जाग गई थी। अपनी वर्तमान स्थिति देखकर उसकी भौहें तन गईं, उसके मन में जटिल भावनाओं का भंवर घूम रहा था। जब उसे एहसास हुआ कि उसने कितने कम कपड़े पहने हैं, तो वह शर्मा गई। क्या लियोनेल ने उसे ऐसे देखा था? नहीं, उसे पहले दो महिलाओं की उपस्थिति का हल्का सा एहसास हुआ, जो उसे इधर उधर घुमा रही थी और साफ कर रही थी। ऐसा लगता है कि वह बहुत ईमानदार था, जैसा कि वह हमेशा से था। आईना खड़े होते समय थोड़ा सा सिहर उठी। उसका फिगर पूर्णता की पराकाष्ठा था। पट्टियां इतनी कमजोर थीं कि उसके भरे हुए वक्षों को पूरी तरह से सहारा नहीं दे पा रही थी, इसलिए उसके हिलने डुलने पर वे हल्के से लहरा रही थीं, जिससे नाक से खून बहने जैसा दृश्य बन रहा था। उसका निचला हिस्सा मुश्किल से ढका हुआ था। अगर उसने अभी भी कंबल न पकड़ा होता तो एक स्वर्गीय दृश्य होता जिसे कोई देख ही नहीं सकता था। आयना ने अपना चेहरा छुआ और राहत की सांस ली जब उसने देखा कि उसके कपड़े अभी भी वहीं थे। उसे उन्हें पहनते रहना जरूरी तो नहीं था, लेकिन उसके दिल में एक रुकावट थी जो उसे रोक रही थी। शायद कहीं गहरे में उसे लग रहा था कि अगर लियोनेल को उसका असली चेहरा कभी न दिखे तो वह उसे कम तकलीफ देगी। लेकिन आज क्या हुआ था? उसने तो उसे चोट पहुंचा ही दी थी। आयना ने आखिरकार लियोनेल के हल्के खर्राटों को नोटिस किया। उसने पलटकर देखा तो वह एक लकड़ी के टब में बेहोश पड़ा था। उसकी त्वचा का काफी हिस्सा अब तक कट चुका था। वह अनजाने में खिलखिला उठी। अब उसमें कुछ ऐसा था जो बहुत मासूम लग रहा था। उसे कभी समझ नहीं आया कि एक आदमी जो पॉप क्विज या फुटबॉल खेल जैसी छोटी सी बात पर इतना प्रभावशाली आभा बिखेरता है, एक साथ इतना हरा भरा और पवित्र कैसे हो सकता है। आयना ने सावधानी से अपने कपड़े पहने। ऐसा लग रहा था जैसे दोनों औरतों ने उसे साफ करने का भी काम किया हो। उसने पाया कि उसके अंतर्वस्त्र भी अच्छी तरह से संभाले हुए थे। अपने खूबसूरत उभारों को छिपाते हुए वह टब में लियोनेल के पास चली गई। उसके गालों से लेकर गर्दन तक गहरे लाल रंग की छाया छाई हुई थी। वह लियोनेल का निचला हिस्सा ठीक से नहीं देख पा रही थी क्योंकि उसके शरीर पर जमी धूल और मैल पानी में मिल गई थी, लेकिन ये सोचकर कि वह नंगा है, उसका दिल जोरों से धड़कने लगा। यह उत्साह नहीं था, बल्कि अनजानी घबराहट थी। आयना ने दांत पीसते हुए अपना कंधा लियोनेल की बगल के नीचे लगाया और उसे उठा लिया। उसने उसकी हरकतों पर जरा भी प्रतिक्रिया नहीं दी, जरा भी नहीं हिला। कोई बस अंदाजा लगा सकता है कि जोन में अपने साथ ऐसा कुछ होने देने के लिए वह कितना थका हुआ होगा। आयना की नजरें अपराधबोध से भर गईं और उसने अपना निचला होंठ काट लिया। अंततः उसने अपना हृदय स्थिर कर लिया। पहले तो उसने लियोनेल को नजरें फेरते हुए नीचे बिठाया। फिर उसने गंदा पानी उड़ेल दिया और कुछ बैरल साफ पानी ढूंढने के लिए दौड़ पड़ी। हालांकि उसका शरीर बुरी तरह से टूट चुका था, फिर भी उसने दर्द को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। अपनी ताकत के बल पर लियोनेल को उठाने और ये बैरल लाने जैसे काम करने के लिए उसे अपनी 10% ताकत की भी जरूरत नहीं पड़ी। आखिरकार वो वही करने लगी जिससे उसे डर लग रहा था। गहरी सांस लेते हुए उसने लियोनेल को साफ करना शुरू किया। उसके होंठ पर काटने का निशान बढ़ता जा रहा था और धूल और कीचड़ के नीचे और भी जख्म उभर रहे थे। जब तक लियोनेल का शरीर लगभग साफ हो चुका था, तब तक उसके अपराधबोध ने उसके गालों को इतना दबा दिया था कि उनसे लाल भाप निकलने लगी थी। उसे लगा कि शायद उसे मदद के लिए उन कंफर्ट विमेन से दोबारा आने को कहना चाहिए था, लेकिन वह इस संभावना को आसानी से भूल गई थी। ये कहना पर्याप्त था कि उसने कभी ऐसा आदमी नहीं देखा था, न ही उसने कभी किसी को छुआ था। ये याद करते हुए कि उसने लियोनेल की बाहों में कितनी देर तक सोया होगा, आयना के गालों की जलन और बढ़ गई। लेकिन ये सही था, उसने इतना कुछ सहा था। अगर वो उसे ये छोटा सा भी बदला नहीं दे सकती, तो वो खुद के साथ जी नहीं सकती। लेकिन उसका शरीर इतना सुडौल और सख्त क्यों था? हर हल्के से पहुंचने पर उसकी उंगलियां कांप रही थीं। आखिरकार लियोनेल के शरीर का सिर्फ एक ही हिस्सा बचा था। आयना का मन तो कर रहा था कि उसे ऐसे ही छोड़ दे, क्योंकि जब वह जागेगा तो उसे खुद संभाल लेगा, लेकिन जब उसने उस दौर के बारे में सोचा तो वह हिचकिचाए। अगर उसमें संक्रमण हो गया तो क्या होगा? वह जानती थी कि वह जगह मर्दों की शान होती है, भले ही उसने पहले कभी ऐसा न देखा हो। वह हाई स्कूल के कई लड़कों के साथ रह चुकी थी, इसलिए जानती थी कि वे हमेशा उन औरतों के अलावा जिनके साथ वे रहे हैं, बस इसी बारे में बात करते थे। लियोनेल उनसे अलग था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह अंदर से इसे महत्व नहीं देता था। आयना ने भले ही कभी ऐसा संक्रमण न देखा हो, लेकिन उसकी शिक्षा दीक्षा अच्छी रही थी। वह जानती थी कि इतने संवेदनशील क्षेत्र पर संक्रमण का क्या असर हो सकता है, खासकर मध्यकाल में।
उसके होठों पर दांतों का दबाव फिर से बढ़ गया। आयना ने धीरे से वह तौलिया हटाया जिससे उसने लियोनेल के शरीर को ढका था, और जब उसकी नज़र उस पर पड़ी तो वह अपनी लड़कियों जैसी चीख को बड़ी मुश्किल से रोक पाए। जिन अंग्रेजों में उसने खौफ पैदा किया था, अगर वे उसे अब देख लेते तो कौन जाने उनकी क्या प्रतिक्रिया होती। आयना की सांसें तेज और उखड़ने लगीं। उसने धीरे धीरे किनारों से मैल साफ करना शुरू किया और हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे पास पहुंचने की कोशिश की। उद्धरण। ये बहुत संवेदनशील है। मुझे थोड़ा हल्का स्पर्श करना चाहिए। आयना ने याद करने की कोशिश की कि उसने कक्षा 1 की उन सभी जीव विज्ञान कक्षाओं में क्या सीखा था। उसका 5 सितारा पेशा वास्तव में चिकित्सा क्षेत्र से संबंधित था, इसलिए उसके लिए यह बहुत मुश्किल नहीं था। जब आयना का तौलिया उन दोनों नाजुक अंगों को छू गया तो वह थोड़ा सिहर उठी और उसने अपने उल्टे हाथ से उस लटके हुए अंग को ऊपर उठाया जो उन्हें थोड़ा सा ढके हुए था। लेकिन वह अंदर ही अंदर और भी ज्यादा घबरा रही थी। इतने नाजुक हिस्से पर उसके कोमल स्पर्श की वजह से उसने पहले ही महसूस कर लिया था कि वह और भी सख्त हो रहा है। अब तक उसे हटाने की भी जरूरत नहीं पड़ी थी। उद्धरण। बस इसे अनदेखा करें। बस इसे अनदेखा करें। यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। इसका मतलब सिर्फ यह है कि वह स्वस्थ है। यह अपने आप ठीक हो जाएगा। आयना ने अपने पैरों को कसकर बंद कर लिया। उसके निचले होठों पर काटने से अंततः खून निकलने लगा। आयना को मन ही मन खुशी हुई जब उसे लगा कि उसने लियोनेल के पारिवारिक गहनों को अच्छी तरह साफ कर दिया है। बस एक काम बाकी था। उसने अपना तौलिया पानी की एक नई बाल्टी से साफ किया और उस विशाल अंग की ओर बढ़ने लगी जिसने उसे थोड़ा डरा दिया था। वह ऐसे धड़क रहा था मानो उसकी अपनी एक आंख हो जो उसकी आत्मा में चुभ रही हो। उद्धरण। शायद थोड़ा ज्यादा स्वस्थ। आयना जानती थी कि औसत क्या होता है, यह उसकी पढ़ाई का हिस्सा था। और वह जानती थी कि यह निश्चित रूप से औसत नहीं है। अपनी बची हुई हिम्मत को समेटते हुए आयना ने उस पर गीले तौलिए से सूखे पसीने और गंदगी को पोंछा जो किसी तरह नीचे तक आ गई थी। उद्धरण। ऊपरी हिस्सा सबसे संवेदनशील है, मुझे फिर से सावधान रहना चाहिए। उसने मन ही मन सोचा। अंततः वह ऊपर पहुंच गई, धीरे धीरे पहुंचती रही और यह सुनिश्चित करती रही कि लियोनेल को संक्रमित करने वाली कोई भी चीज उन स्थानों पर न पहुंच जाए जहां उसे नहीं पहुंचना चाहिए। जैसे ही उसे लगा कि अब उसका काम खत्म हो गया है और वह अंततः वहां से हट सकती है, लियोनेल ने अचानक तेज सांस ली। आयना घबरा गई, उसे लगा कि कहीं वह जाग न जाए। उसकी गर्दन इतनी तेजी से उसके चेहरे की ओर घूम गई कि उसकी गर्दन लगभग टूट गई। सौभाग्य से ऐसा लग रहा था कि वह अभी भी सो रहा था और उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि क्या हो रहा है। आयना ने राहत की सांस ली और समय रहते अपने काम पर वापस लौटी। तभी उसने देखा कि एक गाढ़ा सफेद तरल पदार्थ आश्चर्यजनक बल के साथ हवा में उछल रहा है। उसके पास बस अपनी दोनों हथेलियों से उसे रोकने का समय था, इससे पहले कि वह उसके चेहरे पर गिरता। पूरी तरह स्तब्ध, आयना ने महसूस किया कि तरल धीरे धीरे उसके हाथों से टपक रहा है। वह अपनी उंगलियों के बीच लियोनेल के सोते हुए चेहरे पर संतुष्टि का भाव भी हल्के से देख पा रही थी। आयना ने अपने होठों को होठों पर फिराया। अपनी हरकत से कहीं ज्यादा धीमी, उसने अपने हाथ धोए, लियोनेल पर गिरे हुए हिस्से पोंछे और उसके शरीर को एक कंबल से ढक दिया। पढ़ाई खत्म होने के कई घंटे बाद भी उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। कुछ दिन बाद लियोनेल अचानक चौंक कर उठा। उसने खुद को एक हिलती हुई गाड़ी में पाया। उसे यह समझने में एक पल लगा कि वह पुआल से बने बिस्तर पर लेटा है और वह गाड़ी एक घोड़ागाड़ी है। लियोनेल तेजी से और गहरी सांसें लेते हुए ऊपर उठा। वह ऐसा कैसे होने दे सकता था? न सिर्फ वह सो गया था, बल्कि पूरी तरह से बेहोश भी था। वह एक जोन में था, वह घर पर नहीं था। लियोनेल को यह समझने में कई क्षण लग गए कि आयना उसके सामने एक गद्देदार बेंच पर बैठी थी और उसने अपनी आंखें फेर ली थीं। लियोनेल ने खुद को नीचे देखा और उलझन में पलकें झपकाईं। उसे पता था कि अब वह नंगा था, लेकिन कम से कम उसका निचला हिस्सा तो ढका हुआ था। उसके लिए इस तरह नजरें फेरने की कोई खास वजह नहीं थी। लेकिन उसने इस पर ज्यादा सवाल नहीं उठाया। क्या तुम ठीक हो? लियोनेल ने पूछा। आयना अंततः लियोनेल की ओर मुड़ी, उसके प्रश्न से वह स्तब्ध रह गई। उद्धरण। मुझे यह आपसे पूछना चाहिए था, उसने धीरे से कहा। मैं ठीक हूँ। लियोनेल मुस्कुराया और अपनी बात साबित करने के लिए हाथ घुमाया। उसे सचमुच बहुत अच्छा महसूस हुआ। मुझे इस तरह बेहोश होने के लिए माफ करना, लियोनेल ने माफी मांगते हुए कहा। अगर मैं बेहोश होते हुए कुछ हो जाता तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाता।
आयना ने जवाब देने के लिए मुंह खोला, लेकिन उसे लगा कि अगर उसने अभी बोलने की कोशिश की तो वह अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएगी। इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। वह जानती थी कि लियोनेल जो हुआ उसे नियंत्रित नहीं कर सकता। उसने न सिर्फ उसकी खातिर खुद को पूरी तरह से बर्बाद कर लिया था, बल्कि उसने एक ऐसी वंश शक्ति जगा दी थी जिसका उसे अंदाजा भी नहीं था। आमतौर पर ऐसी जागृतियां आपके परिवार के संरक्षण में एक नियंत्रित जगह पर होती हैं। ऐसी खतरनाक जगह पर ऐसा होना लगभग उतना ही विनाशकारी परिणाम था जितना हो सकता था। हालांकि आयना एक और बात भी जानती थी। आप अपने वंश तत्व के जागरण को जितना ज्यादा देर तक झेल पाएंगे, भविष्य में उसकी संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। अगर बेहोशी में उसके अस्पष्ट विचार सही थे तो लियोनेल आधे दिन से ज्यादा जागता रहा था। उसने कभी किसी के बारे में ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे से ज्यादा जागते हुए नहीं सुना था। इसके अलावा लियोनेल उन लोगों की तरह ध्यान नहीं कर रहा था और न ही दांत पीस रहा था। वह हजारों दुश्मनों से लड़ रहा था। ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उसकी कठिनाई का स्तर कहीं ज्यादा था और उसका मूल्य कहीं ज्यादा था। कोई कितनी देर तक जागता रहा, इसका माप सटीक नहीं था। यह तो बस एक अस्पष्ट माप था कि वंश कारक कितना उत्तेजित हो पाया। इसलिए अगर लियोनेल अपने सक्रिय होने के दौरान संघर्ष कर रहा था तो यह तर्क दिया जा सकता था कि उसके जागते रहने का हर पल सामान्य से कहीं ज्यादा मूल्यवान था। आयना समझ ही नहीं पा रही थी कि इसका क्या मतलब है। उसे सिर्फ वही एक ऐसी शख्सियत पता थी जो उसकी बराबरी कर सकती थी। लेकिन दोनों में फर्क ये था कि जब उसका वंश गुण सक्रिय होता था तो वो अपने मन पर नियंत्रण खो देती थी। इसलिए हालांकि उसका प्रदर्शन उतना ही प्रभावशाली था, लेकिन उसे इस पर गर्व नहीं था। उस दिन उसने अपने पिता को लगभग मार ही डाला था। उद्धरण चिन्ह ... कृपया मुझसे माफी मांगना बंद करें। आयना अंततः कहने में कामयाब रही। लियोनेल मुस्कुराया, ये तुम्हारी गलती नहीं है। क्या तुम्हारे पास मेरी पैंट है? लियोनेल ने उसे बीच में ही रोक दिया। आयना एक पल के लिए शून्य भाव से देखती रही, फिर सिर हिला दिया। उसने आंसू भी किसी तरह भर लिए थे। उद्धरण चिन्ह ... हालांकि अब ये तुम्हारे लिए थोड़े छोटे हो गए हैं, उसने धीरे से कहा। मुझे लगता है कि तुम अब लंबे हो गए हो। लियोनेल की मुस्कान और चौड़ी हो गई। तो तुम मुझ पर इतना ध्यान देते हो कि नोटिस कर सको। आयना शर्मा गई और उसने अपना पैंट उतारकर मुंह मोड़ लिया। लियोनेल ने खड़े होकर अंगड़ाई लेने से पहले किसी तरह अपनी पैंट पहन ली। उसे यकीन था कि यह गाड़ी हाल ही में बनी है। शायद उसे घेराबंदी के इंजीनियरों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। तुमने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। लियोनेल आयना की ओर मुड़ा। क्या तुम ठीक हो? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। आयना ने आह भरी। पहले शर्ट पहन लो, फिर मैं जवाब देने पर विचार करूंगी। आयना की थोड़ी सी ढीठता वापस आते देख लियोनेल का दिल हल्का हो गया। उसने खुशी खुशी उसकी बात मान ली और अपना लचीला कवच पहन लिया, फिर उसे एक ऑफ वाइट लिनेन शर्ट से ढक लिया, जिसके बारे में उसे यकीन नहीं था कि वह शर्ट है। खुश। आयना मुंह फेरकर चली गई। अगर कोई उसके ऊपरी शरीर पर ध्यान दे, न कि उसकी पैंट के लिए माफी मांगने वाले बहाने पर, तो लियोनेल वाकई काफी अच्छा लग रहा था। खुशकिस्मती से उसने यह नहीं सोचा था कि वह इतनी देर तक बेहोश क्यों रहा, फिर भी वह साफ सुथरा रहने में कामयाब रहा। उद्धरण चिन्ह ... मेरे वंश कारक का मेरी मनोवैज्ञानिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मैं समय समय पर इस पर नियंत्रण खो देता हूं, खासकर तब जब मैं किसी सफलता के कगार पर होता हूं। जब मैं अपने नए क्षेत्र में स्थिर हो जाऊंगा तभी मैं इसे फिर से नियंत्रित कर पाऊंगा। मुझे तो पहले ही अंदाजा हो गया था। लियोनेल ने हाथ हिलाया। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, यह तुम्हारी गलती नहीं है। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि क्या तुम्हारे स्वास्थ्य पर कोई स्थायी प्रभाव पड़ा है? नहीं, थकान के अलावा कोई अन्य दुष्प्रभाव नहीं है। यह अच्छी बात है। अब जब तुम फिर से किसी बड़ी सफलता के कगार पर हो, तो लापरवाही मत करना। तुम्हें मेरे साथ रहना चाहिए था, जैसा मैंने कहा था, लियोनेल ने सख्ती से कहा। परंतु लियोनेल ने उसके बाकी शब्द जानने की कोशिश की, लेकिन आयना अब और कुछ नहीं बोलना चाहती थी। लेकिन लियोनेल ने भौहें चढ़ाईं। अचानक वह ऐसे स्तब्ध रह गया मानो उस पर बिजली गिर गई हो। उसे एहसास हुआ कि उसने गलती की है। वह और आयना साझेदार थे, लेकिन उसने एक तरफा तौर पर फ्रांसीसियों की मदद करने का फैसला किया था। क्या ऐसा हो सकता है कि आयना ने उसके फैसले की वजह से संभावित परिणाम जानते हुए भी जोखिम उठाया हो? लियोनेल की नजर आयना पर टिकी थी, मानो उसके हाव भाव से कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहा हो।
लेकिन चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, वो उससे कुछ भी नहीं निकाल पाया। वो फिर से उसी पूरी तरह से अपठनीय अस्तित्व में लौट आई थी। आपको अपने वंश तत्व को समझने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। ऑर्लियंस पहुंचने से पहले हमारे पास अभी भी कुछ समय है। लियोनेल काफी देर तक आईना को घूरता रहा, मानो उसने उसकी बातें सुनी ही न हो। उसे समझना बहुत मुश्किल लग रहा था। क्या वह शर्मीली थी, या क्या वह वही औरत थी जो उसे यह बताने में जरा भी नहीं हिचकिचाती थी कि उससे बदबू आ रही है, या फिर उससे शर्ट पहनने के लिए कहती थी? क्या वह जानलेवा थी, या क्या वह वही औरत थी जो उसके साथ खड़े फ्रांसीसी लोगों की रक्षा के लिए रुकी रहती थी? आखिर वह कौन थी? उद्धरण चिन्ह। वंशकारक। अंततः जब एना उसकी निगाहों के नीचे छटपटाने लगी और उसके पास भागने के लिए कोई जगह नहीं थी, तब उसने उसके द्वारा कहे गए शब्दों को समझ लिया। तुम्हें पता नहीं है, तुमने युद्ध के मैदान में एक वंशकारक को जगा दिया। यही कारण है कि तुम अपनी अचेतन अवस्था को नियंत्रित नहीं कर सके। लियोनेल ने भौहें चढ़ाईं। उद्धरण चिन्ह। आपने पहले भी एक बार प्राकृतिक बल नोड्स की बात करते हुए वंशकारकों का जिक्र किया था। वे वास्तव में क्या हैं? आईना को इस सवाल से कोई हैरानी नहीं हुई। लियोनेल की पिछली अज्ञानता को देखते हुए उसके परिवार का जो भी सदस्य उच्च लोक का था, उसने निश्चित रूप से उसे अभी तक सब कुछ नहीं समझाया था। जिस प्रकार जोन समय के ऐसे बिंदु हैं जो उच्च आयामों से निचले आयामों से जुड़े हैं, उसी प्रकार वंश कारक इन उदाहरणों के आनुवंशिक समतुल्य हैं। क्या आपने कभी उच्च आयामों की व्याख्या करने के उचित तरीके के बारे में सोचा है? चौथे आयाम का वास्तव में क्या अर्थ है? खैर, अमूर्त अर्थ में उच्चतर क्रम का आयाम, सरल शब्दों में, अस्तित्व का कोई भी ऐसा स्तर है जो पिछले आयाम से असीम रूप से अधिक शक्तिशाली है। मैं एक कहानी लिख सकता हूं और 2D पर असीमित नियंत्रण रख सकता हूं। इसी तरह एक 2D संरचना पहले आयाम में किसी को नष्ट कर सकती है। आईना ने सिर हिलाया। वास्तविक दुनिया में अमूर्त से बाहर उच्चतर आयाम भी इसी तरह काम करते हैं, हालांकि बिल्कुल इस तरह नहीं। किसी व्यक्ति का आयामात्मक गठन जितना ऊंचा होता है, वह उतना ही अधिक प्रभाव डाल सकता है। यही वह शक्ति है जो विसंगतियों का कारण बनती है जिनसे जोन में निपटना जरूरी होता है, और यही वह शक्ति है जो कुछ क्षमताओं को पीढ़ियों तक आगे बढ़ने देती है। सरल शब्दों में कहें तो वंश कारक आपके परिवार के किसी सदस्य का परिणाम है, चाहे वह अतीत में रहा हो या भविष्य में, जिसने आपको ये क्षमता प्रदान करने के लिए पर्याप्त प्रभाव डाला हो। उद्धरण चिन्ह। या भविष्य में, लियोनेल ने आखिरकार कुछ ऐसा सुना जिसने उसे चौंका दिया। हाँ, बिल्कुल जोन की तरह। उपायामी जोन भविष्य द्वारा अतीत को प्रभावित करने के उदाहरण हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो वे अभी क्यों दिखाई देने लगे? मेटामॉर्फोसिस शुरू होने से पहले क्यों नहीं? जैसा आपने खुद कहा, आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि उच्च आयाम निम्न आयामों की तुलना में असीम रूप से शक्तिशाली होते हैं। अगर आप 2D में कोई किताब लिखते हैं, तो क्या समय के बारे में आपकी अवधारणा आपके पात्रों जैसी है? आप चाहें तो पलक झपकते ही लाखों साल बीत जाने का अनुमान लगा सकते हैं, या आप फ्लैशबैक के जरिए उन्हें खरबों साल पहले भेज सकते हैं। लियोनेल की निगाहें ज्ञान से चमक उठीं। उद्धरण। क्या सचमुच मेरे परिवार का कोई सदस्य किसी उच्च लोक से है? या फिर मेरे ही वंश में किसी ने ऐसी ही कोई क्षमता जागृत की और मुझे वापस दे दी? लियोनेल का दिमाग घूम गया। रुको, अगर यह संभव है तो यह जरूरी नहीं कि आईना या उसके माता पिता में से कोई किसी दूसरी दुनिया से हो। अगर यह भविष्य अतीत के परिणाम को प्रभावित कर सकता है, और इसकी संभावना भी है, तो संभावना है कि पृथ्वी के सबसे शक्तिशाली परिवारों ने इन वंश तत्वों को जागृत करना शुरू कर दिया होगा। तार्किक रूप से पृथ्वी पर परिवार जितना अधिक शक्तिशाली होगा, भविष्य में उनकी सफलता की संभावना उतनी ही अधिक होगी, तथा उतनी ही अधिक संभावना होगी कि वे शक्तिशाली चरित्रों का निर्माण करेंगे जो इन क्षमताओं को आगे बढ़ा सकेंगे। लेकिन मैंने आईना के ब्रेजिंगर परिवार के बारे में कभी नहीं सुना। एलिजिबल बैचलर लिस्ट में भी एक भी ब्रेजिंगर नहीं है। तो क्या सच में उसका परिवार किसी दूसरी दुनिया से आया है? या क्या धरती के असली ताकतवर परिवार इस मौके के इंतजार में छिप गए हैं? बहुत सारी अज्ञात बातें थीं। अपनी क्षमता के बावजूद लियोनेल में यह अनुमान लगाने की क्षमता नहीं थी कि सच्चाई क्या है, या सही रास्ता ढूंढने की भी शुरुआत नहीं कर पा रहा था। एना, तुम्हारा परिवार। लियोनेल ने अपनी बात रोक दी। उसने अभी सोचना भी शुरू नहीं किया था कि आईना की निगाहें अंतहीन क्रोध से चमक उठीं। एक पल के लिए उसे लगा कि वह एक बार फिर अपने वंश कारक पर नियंत्रण खो बैठी है और पागल हो गई है।
इस बार जब वह पूरी तरह स्वस्थ थी, लियोनेल को उसे रोकने की अपनी क्षमता पर भरोसा नहीं था। अगर वह सचमुच फिर से अपना आपा खो बैठी तो बहुत बुरा हो सकता था। लियोनेल की कई मिनट की चुप्पी और उसकी गहरी सांसों के बाद आईना का जबड़ा कस गया। ये देखकर कि वह ठीक है, लियोनेल ने उससे और कोई सवाल नहीं किया और सीधे पुआल के बिस्तर पर बैठ गया और कॉल ऑफ द विंड निकालने लगा। उसने इसे पहले कभी इस तरह नहीं पढ़ा था जैसे उसने डायमेंशनल क्लींस पढ़ा था। इसलिए अब समय आ गया था कि वह इसे पढ़े। घंटे चुपचाप बीतते गए और लियोनेल को पूरी उम्मीद थी कि आयना इस विषय पर फिर कभी बात नहीं करेगी। लेकिन अप्रत्याशित रूप से अगले दिन उसने बात की। मुझे माफ करना, उसने धीरे से कहा। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। ऐसा नहीं है कि तुमने कुछ गलत कहा, तुमने तो अभी तक कोई सवाल भी नहीं पूछा था। उसे अपराधबोध हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि लियोनेल के साथ उसकी सारी बातचीत हमेशा इस बात पर खत्म होती थी कि वह बेहद समझदार है और वह उससे बहुत ज्यादा मांग करती थी। इससे वह अपने कुछ फैसलों को लेकर और भी ज्यादा निश्चिंत हो गई थी। उद्धरण चिन्ह डॉट डॉट डॉट। संक्षेप में कहें तो मेरा कोई परिवार नहीं है। मेरी एक माँ थी और मेरे पिता अब मेरे साथ नहीं हैं। लेकिन जब मैं अपनी माँ के गर्भ में था तब भी हमें ब्रेजिंगर कबीले से निकाल दिया गया था। मैं अब भी उनका नाम इसलिए रखता हूं ताकि जब वे चाहें कि मैं इसे अपने पास रखूं तो मैं स्वयं इसे अस्वीकार कर सकूं। आयना के शब्द बहुत कोमल थे, लेकिन उनमें उसके छोटे शरीर से कहीं अधिक बड़ा संकल्प छिपा था। लियोनेल ने एक पल के लिए आयना को देखा और फिर सिर हिला दिया। उसने कुछ और नहीं कहा, न ही उसे दिलासा देने की कोशिश की। उसे लगा कि इस स्थिति में उसे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके बजाय सिर हिलाने के बाद वह अपनी छोटी पुस्तिका की ओर मुड़ गया, जिससे गाड़ी के पहियों की धूल और बजरी से होकर गुजरने की आवाज फिर से हवा में गूंजने लगी। पवन का आह्वान। ये तकनीक आपके हमलों में बाधा डालने वाली पवन शक्तियों का उपयोग करती है, उन्हें मित्र के रूप में लेती है और उन्हें आपकी सहायता के लिए बुलाती है। बल ब्रह्मांड की मूलभूत ऊर्जाएं हैं। तृतीय आयामी विश्व इन बलों को गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकत्व, प्रबल बल और दुर्बल बल के रूप में पहचानते हैं। वास्तव में वे इन चारों के बारे में सही हैं, हालांकि इन्हें अति सरलीकृत किया गया है। प्रत्येक मूल बल के अस्तित्व से जुड़ा एक कण होता है जो उसकी शक्ति के लिए जिम्मेदार होता है। विद्युत चुंबकीय बल फोटॉन से जुड़ा होता है। प्रबल बल ग्लून से जुड़ा होता है। दुर्बल बल बोसॉन से जुड़ा होता है। और गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटॉन से जुड़ा होता है। यदि इसे सरलतम शब्दों में वर्णित किया जाए तो इन कणों के हेरफेर से ही बल का विकास होता है। लियोनेल ने इस भूमिका को 12वीं बार पढ़ा, मानो वह कुछ ऐसा ढूंढने की कोशिश कर रहा हो जो वह पहले छोड़ गया था। जहां तक उसे पता था, ग्रेविटॉन आखिरी कण थे जो खोजे गए थे और बहुत हाल ही में मिले थे। अगर उसे ठीक से याद है तो उसके जन्म से एक दशक पहले भी नहीं। इन चार कणों का उपयोग उनकी उपप्रजातियां तथा उनके अद्वितीय संयोजन बल धारकों द्वारा उपयोग किए जाने वाले प्रत्येक प्रकार के बल के लिए जिम्मेदार है। आयाम जितना ऊंचा होता है, ये कण उतने ही जटिल होते जाते हैं, उनमें उतनी ही अधिक विविधताएं होती हैं और उन्हें नियंत्रित करना उतना ही कठिन होता जाता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, freewebnovel.com। बल प्रयोग की कला एक गणना आधारित विज्ञान है। अगर आप इसे मनोरंजन या मनोरंजन का खेल समझेंगे तो आप मर जाएंगे। लियोनेल ने इस चेतावनी को बहुत गंभीरता से लिया। उस दिन युद्ध के मैदान में उसकी हरकतें बेहद खतरनाक थीं। इस तरह बेपरवाही से किसी बल तकनीक का इस्तेमाल करना मानो मौत को दावत देना हो। और तो और वह किताब खोले बिना ही इस तकनीक का इस्तेमाल कर रहा था। अगर उसमें ये हुनर न होता और कॉल ऑफ द विंड कुछ सबसे कमजोर फोर्स कणों का इस्तेमाल न कर रहा होता तो उसने खुद को अपूरणीय क्षति पहुंचा ली होती। अपने दिल को शांत करते हुए लियोनेल ने एक बार फिर अपने विचारों को व्यवस्थित किया। पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात जो उसने सीखी वह ये थी कि आत्मा और बल एक ही चीज नहीं है। उसे यह बात पहले ही धुंधली सी समझ आ गई थी जब उसने देखा कि अपनी शक्ति को सक्रिय करने से उसकी आत्मा 0.1 बढ़ जाती है। लेकिन अब उसे पूरा यकीन हो गया था। आत्मा इंद्रियों से जुड़ी थी, जिसे आंतरिक दृष्टि कहा जाता था। किसी की आत्मा जितनी ऊंची होती, शक्ति को नियंत्रित करना और उसका उपयोग करना उतना ही आसान होता। लेकिन ऊंची आत्मा का मतलब यह नहीं था कि आपके पास इस्तेमाल करने के लिए बहुत सारी शक्ति हो। लियोनेल की आत्मा में तेजी इसलिए नहीं आई क्योंकि फोर्स आपको ज्यादा आत्मा दे सकता था। असली वजह थी उसके फोर्स नोड का स्थान।
चूंकि यह उसके मस्तिष्क में था, इसलिए इसके सक्रिय होने से उसके दिमाग को और ताकत मिली, जिससे उसकी आत्मा में वृद्धि हुई। नतीजतन लियोनेल मोरालेस शक्ति 0.92, गति 0.85 जोड़ 0.1, चपलता 0.95 जोड़ 0.1, समन्वय 1.01, सहन शक्ति 0.90 जोड़ 0.05, प्रतिक्रियाएं 1.01, आत्मा 0.30, बल 0.20। फिलहाल लियोनेल ने अपने फोर्स स्टेट को 1.00 पर समायोजित कर लिया है। उसके पास आईना के अलावा खुद को मापने के लिए कोई नहीं था, इसलिए उसने मनमाने ढंग से वह संख्या चुन ली जो उसे सबसे ज्यादा सही लगी। इस तरह जब वह अपना 9वां फोर्स नोड जलाएगा तो उसे 1.00 तक पहुंच जाना चाहिए। जहां तक उसके बाकी आंकड़ों की बात है, तो जब वह उठा तो वे ऐसे ही थे। उसे नहीं पता था कि यह उसके वंश संबंधी कारक की वजह से था या उसके पिता की मनगढ़ंत कहानी की वजह से, लेकिन जो भी हो, उनका बढ़ना उसके लिए अच्छी खबर थी। इसके अलावा दूसरी बात जो लियोनेल ने सीखी वह ये थी कि उसके मस्तिष्क स्तंभ में फोर्स नोडल ऊर्जा और फोर्सेस कॉल ऑफ द विंड में वर्णित ऊर्जा भी बिल्कुल एक समान नहीं थी। आयामी शुद्धि के माध्यम से लियोनेल ने जो ऊर्जा अवशोषित की वह सभी शक्तियों का एक समामेलन थी। अगर लियोनेल को इसे कोई नाम देना होता तो वह इसे स्थितिज ऊर्जा कहते। यह एक अप्रयुक्त शक्ति थी जिसमें परिवर्तन लाने की क्षमता थी। हालांकि जिस बल हवा की पुकार की बात की गई है उसे गतिज ऊर्जा कहा जा सकता है। ये वह ऊर्जा थी जो अपने नियंत्रक द्वारा वांछित परिवर्तन लाने के लिए अपनी क्षमता को सक्रिय रूप से मुक्त कर रही थी। कॉल ऑफ द विंड जैसी तकनीकी संभाव्य बल को गतिज बल में बदलने के लिए आवश्यक उत्प्रेरक थी। तीसरी बात जो लियोनेल ने सीखी वह ये थी कि इसी कार्य को पूरा करने का एक दूसरा तरीका भी था। जब उसने अपने नोड्स में फोर्स को सक्रिय किया जिससे उसके आंकड़े बढ़ गए, तो वह असल में अपनी ताकत बढ़ाने के लिए अपने शरीर में फोर्स का चयापचय कर रहा था। यह एक स्वाभाविक क्षमता थी जो फोर्स नोड्स वाले सभी लोगों में होती थी। हालांकि एक निश्चित स्तर की प्रतिभा वाले लोग इस रूपांतरण में दूसरों की तुलना में अधिक कुशल थे। इस बिंदु पर आकर कोई भी समझ सकता है कि लियोनेल की हरकतें इतनी खतरनाक क्यों थीं। वह असल में एक अप्रमाणित विधि का उपयोग करके स्थितिज बल को गतिज बल में परिवर्तित कर रहा था। ये बिना उचित सुरक्षा उपायों के परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने जैसा था, और उस ऊर्जा संयंत्र को अपने मस्तिष्क स्तंभ में बनाना। यदि यह आत्महत्या का कृत्य नहीं था तो लियोनेल को यह भी नहीं पता था कि क्या था। लियोनेल को अपना ठंडा पसीना रोकने में काफी समय लगा ताकि वह अपना सारा ध्यान इस बात पर केंद्रित कर सके कि कॉल ऑफ द विंड वास्तव में कैसे काम करता है। इसे विज्ञान के रूप में तोड़ो। लियोनेल जानता था कि जैसे जैसे वह उच्च आयामों की ओर बढ़ेगा, उसे कुछ मामलों में अपने मूलभूत ज्ञान को फिर से सीखना होगा। हालांकि जब बात ब्लैक लेवल तकनीकों की आए, जो अभी भी तीसरे से चौथे आयामों में मौजूद थीं, तो उसके पास जो ज्ञान था वह काफी मजबूत था। उद्धरण वायु प्रतिरोध घर्षण का मामला है। अगर इसे इस तरह से समझा जाए तो मैं कई तरीकों से इसे कम करने वाली तकनीक के बारे में सोच सकता हूं। आप किसी प्रक्षेप्य को अधिक वायुगतिकीय बनाने के लिए बल का उपयोग कर सकते हैं। आप परमाणुओं के बीच प्रबल और दुर्बल बलों को कम करने के लिए बल का उपयोग कर सकते हैं ताकि उनका प्रतिरोध कम हो सके। आप प्रक्षेप पथ की रेखा में निर्वात बनाने के लिए बल का उपयोग कर सकते हैं। लियोनेल ने घंटों तक विचारों की सूची बनाई होगी। वो अपने विचारों में पूरी तरह खो गया था। ये भूल गया कि उसके सामने एक ऐसी तकनीक है जो उसे एक तरीका दे सकती है। इसके अलावा उसके द्वारा सोचे गए कई विचार उसकी वर्तमान दक्षता और बल की मात्रा के हिसाब से उसकी पहुंच से बहुत दूर थे। कॉल ऑफ द विंड वास्तव में लियोनेल द्वारा सोचे गए कई दर्जन विचारों से अलग तरीके से काम करने में कामयाब रही और साथ ही उन्हें बल विज्ञान की दुनिया में जटिल और सरल समझी जाने वाली चीजों की एक झलक भी दी। उद्धरण विद्युत चुंबकीय बल का उपयोग करके वायु कणों को चुंबकित करना, उन कणों को एक बिंदु के रूप में बनाना, लगभग एक भाले की भारी स्टील की नोक की तरह, सिवाय इसके कि यह भाला की नोक कहीं अधिक जटिल है। इसमें कुछ सिद्धांत काम कर रहे थे। एक था वायुगतिकी, दूसरा था घर्षण न्यूनीकरण और अंतिम था चुंबकत्व। हालांकि इन सब के बावजूद इसमें एक सुंदर सरलता थी क्योंकि यह सब एक ही तंत्र पर काम करता था। भविष्य में मुझे न केवल ऐसे विचारों के बारे में सोचना है जो काम करते हैं, बल्कि ऐसे विचारों के बारे में भी सोचना है जो कम से कम प्रतिरोध का रास्ता अपनाते हैं।
जितना अधिक उन्होंने कॉल ऑफ द विंड का अध्ययन किया, उतना ही उन्हें यह अधिक सुंदर लगा और उतना ही अधिक उन्हें एहसास हुआ कि यह नाम वास्तव में अधिक उपयुक्त था। तीसरे दिन लियोनेल खड़ा हुआ और उसने गड़गड़ाती हुई गाड़ी का दरवाजा खोला। आयना ने ऊपर देखा तो वह चलती हुई चौखट पर अपना भाला पकड़े हुए था, लेकिन उसने कुछ भी ऐसा नहीं कहा जिससे उसे परेशानी हो। लियोनेल एक पल के लिए दरवाजे पर सन्नाटे में खड़ा रहा। उसके चारों ओर शूरवीरों और योद्धाओं की टोलियां थीं, लेकिन उसकी नजरें पूरी तरह से उनके पार जंगल की सीमा पर टिकी थीं। वह लगभग 10 मीटर की दूरी पर थी। बिजली की तेजी से लियोनेल की स्थिर मुद्रा बदल गई। उसने अपनी कमर नीचे की, भाला लहराया और खाली हवा की ओर आगे बढ़ा। जो फ्रांसीसी लोग ये सब देख रहे थे, वे लियोनेल की हरकत देखकर चौंक गए और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। लेकिन अगले ही पल कुछ और भी चौंकाने वाला हुआ। जंगल के किनारे एक घने पुराने पेड़ का तना अचानक साफ साफ छेद दिया गया। यह इतनी तेज आवाज में हुआ कि उसकी आवाज लकड़ी में धंसे किसी तीर की धीमी आवाज जैसी ही थी। पावर स्टोन तक पहुंचने पर बोनस अध्याय। अगला अध्याय 200 पर। आयना ने कई बार पलकें झपकाईं। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसे अपनी आंखें पोंछकर साफ कर लेनी चाहिए, कहीं गंदगी के कारण उसे कुछ दिखाई न दे। उद्धरण ... मुझे लगता है कि 10 मीटर की सीमा लगभग यही है, और मुझे लगता है कि मेरे पास इतनी दूरी पर 3 बार ऐसा करने के लिए पर्याप्त क्षमता बल है। हालांकि अगर मैं इसे अपने भाले की धार से 1 या 2 फुट की दूरी पर रखूं, तो कई 100 बार भी कोई समस्या नहीं होगी। कॉल ऑफ द विंड के पीछे की अवधारणा को समझने के बाद लियोनेल को इसे अपने भाला विद्या में लागू करने के लिए केवल एक बहुत ही मामूली समायोजन करने की आवश्यकता थी। पहला चरण आवेशित कणों का एक संरेखण बनाना था। ये कण फिर अन्य वायु कणों को इस प्रकार खींचते हैं कि वे एक अत्यंत तीक्ष्ण प्रक्षेप्य का निर्माण करते हैं। इसके बाद रेल गन की ही तरह चुंबकीय कण प्रक्षेप्य को अपनी ओर खींचते हैं और इस तीक्ष्ण आकार की वायु में अधिक से अधिक पदार्थ मिलाते हैं। चूंकि इन कणों का उपयोग प्रक्षेप्य को खींचने के लिए किया जा रहा था, इसलिए वे स्पष्ट रूप से कम प्रतिरोध उत्पन्न कर पाएंगे, और इस प्रकार घर्षण की समस्या भी आंशिक रूप से हल हो गई। फेंकने की गति के मामले में ये खिंचाव तीर या भाले को और आगे जाने में मदद करता था, जबकि तीक्ष्ण आकार उसकी गति को और भी कम कर देता था। हालांकि लियोनेल के भाले के मामले में वह बिना हथियार छोड़े भी यही तरीका अपना सकता था, जिससे उसके वार तेज और तीखे हो जाते थे। इसके अलावा वह तीक्ष्ण हवा की मारक क्षमता को 10 मीटर तक बढ़ा सकता था। उद्धरण ... लेकिन मुझे वह एहसास फिर से हुआ जब मैंने अपना भाला पकड़ा। मेरे खून में वह जलन। लियोनेल ने फ्रांसीसियों से बिना कुछ कहे गाड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। वह उनकी तारीफ में ज्यादा उत्सुक नहीं था, बस खुद को परखने के लिए थोड़ा ज्यादा उत्सुक था। उद्धरण ... क्या तुम जानती हो कि मेरा वंशकारक क्या है? लियोनेल ने आयना से पूछा। ये एक दिन में उनके बीच हुए पहले शब्द थे, फिर भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वे किसी भी तरह से असहज हैं। आयना ने असहाय भाव से उसकी ओर देखा। मुझे ये कैसे पता? उसके चेहरे पर निराशा देखकर आयना ने जल्दी से अपनी बात जारी रखी। बस मुझे बताओ कि तुम क्या महसूस करते हो। मेरा खून खौल रहा है, लेकिन ऐसा तभी होता है जब मैं भाला उठाता हूँ। क्या ये संभव भी है? ये कैसे काम करेगा? आयना भी असमंजस में आंखें झपकाने लगी। किसी हथियार से जुड़ा कोई वंश संबंधी पहलू उसने तो कभी इसके बारे में सुना ही नहीं था। उसके वंशकारक ने उसकी शक्ति और बल उत्पादन में जबरदस्त वृद्धि की। उसकी तरह ही अन्य वंशकारक भी इसी तरह काम करते थे, शारीरिक विशेषताओं को बढ़ाते थे। वे हमेशा गति, सहनशक्ति और प्रतिक्रिया समय जैसी चीजों से जुड़े होते थे। कुछ दुर्लभ कारक भी थे जो उसकी तरह बल उत्पादन को बढ़ाते थे, लेकिन वे असाधारण रूप से दुर्लभ थे। वह समझ ही नहीं पा रही थी कि कोई हथियार चलाने की विशेषज्ञता अपने जीन में कैसे डाल सकता है। ये लगभग बेतुका लग रहा था। उसके विचार लियोनेल जैसे ही थे। बल और उससे जुड़ी वंश परंपरा की दुनिया की उसकी कम समझ के कारण उसके जैसे वंशकारक का कोई खास मतलब नहीं था। वह किसी भी शारीरिक विशेषता को बेहतर बनाने के लिए 4 मूलभूत बलों का उपयोग करने के तरीके सोच सकता था, हालांकि वह इन विचारों को क्रियान्वित नहीं कर पा रहा था। लेकिन आप उनका उपयोग करके किसी हथियार की विशेषज्ञता का निर्माण कैसे शुरू करेंगे? महान मध्यस्थों, हम यहाँ हैं। धन्य परमेश्वर ने आपके कार्यों के बारे में सुना है और वह व्यक्तिगत रूप से आपका अभिवादन करने के लिए आया है। जनरल फ्रैंक की ऊंची आवाज सुनकर लियोनेल अचानक अपने विचारों से बाहर आ गया।
आईना की ओर देखते हुए वे दोनों गाड़ी से बाहर निकलने के लिए उठे, जहां उनका स्वागत एक भव्य संपत्ति ने किया। नहीं, उसे तो बस एक महल ही कहा जा सकता था। शैटो रॉयल डे ब्लोइस। कौन जाने कितने राजाओं और राजघरानों ने इस जगह को अपना घर कहा होगा। यही वह जगह थी जहां जॉन को रिम्स के आर्कबिशप ने आशीर्वाद दिया था। उसके बाद वह ऑर्लियंस से अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए रवाना हुई। लियोनेल ने देखा कि फ्रैंक की सेना गायब हो गई थी। दरअसल उनकी गाड़ी चलाने वाले कोचवान अब जनरल के पास चले गए थे। उनके आगे शूरवीरों की एक छोटी टुकड़ी थी, जिनकी संख्या 10 से ज्यादा नहीं थी। वे सभी अपने अपने चांदी के बख्तरबंद घोड़ों पर सवार थे और उनकी पृष्ठभूमि में दोनों दिशाओं में सैकड़ों मीटर तक फैला एक किला खड़ा था। हालांकि इन पुरुषों पर नजर रखना असंभव था, क्योंकि उनके सामने एक महान महिला बैठी थी। सोने से कवचयुक्त एक सफेद घोड़े पर बैठी हुई जॉन ने एक हाथ में अपना हेलमेट और दूसरे हाथ में एक बड़ा ध्वज पकड़ रखा था। लियोनेल को पूरा यकीन था कि इतिहास ने उसे एक औसत से ऊपर दिखने वाली औरत के रूप में चित्रित किया है, जिसकी त्वचा एक किसान की तरह घिसी हुई है और कान के नीचे एक जन्मचिन्ह है। उसे मुश्किल से 5 फीट 2 इंचेस की एक हृष्ट-पुष्ट महिला के रूप में चित्रित किया गया था, जिसका शरीर एक साधारण व्यक्ति के जीवन से प्रभावित था। ये सब वो बातें थीं जो लियोनेल ने सुनी थीं। अक्सर कल्पनाओं में दिखाई जाने वाली औरतों में ही देवी का रूप और पुनर्जागरण की प्रतिभा का दिमाग होता है। जोन ऑफ आर्क, क्लियोपेट्रा, हेलेन ऑफ ट्रॉय, ये औरतें कभी वैसी नहीं थीं जैसी कुछ पौराणिक कथाओं में उन्हें चित्रित किया गया था। फिर भी लियोनेल को खुद ही समझ आ रहा था कि शायद ये सब बकवास है। इतिहास की किताबों में भी जॉन के सोने के कवच वाले सफेद घोड़े पर सवार होने के बारे में कुछ नहीं लिखा था, लेकिन वो उसके सामने थी। इतना ही नहीं, वो शायद अब तक की सबसे खूबसूरत औरत थी जिसे उसने अपनी जिंदगी में देखा था। लहराते काले बाल, कोमल नीली आंखें, नाजुक सांवली त्वचा और एक ऐसी मुस्कान जो मर्दों का दिल चुरा लेती थी। उसके सुडौल कवच उसके उभारों को घेरे हुए थे, लेकिन उनमें एक पवित्र शालीनता थी जो बिल्कुल विरोधाभासी थी। यदि कभी कोई देवी पृथ्वी पर उतरी तो लियोनेल को पूरा विश्वास था कि वह देवी ही होगी। अपने घोड़े पर से उनकी तरफ देखकर मुस्कुराए। चूंकि वह अपनी ताकत से हिल नहीं रही थी, इसलिए लियोनेल के लिए उसके आंकड़े पढ़ना मुश्किल हो गया। उसे लगा कि उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जिससे पता चल रहा था कि वह जानबूझकर ऐसा कर रही है। दूसरी ओर लियोनेल को लगा कि वह कुछ ज्यादा ही सोच रहा है। जैसे ही उसने जॉन को देखा, उसकी खूबसूरती पर मोहित होने के अलावा उसे तुरंत याद आ गया कि उसे इस औरत को आखिरकार मारना ही था। लियोनेल ने मन ही मन आह भरी। शायद अब उसे किसी दुष्ट मास्टरमाइंड के रूप में चित्रित करना आसान था, ताकि भविष्य में जो करना जरूरी था वह आसानी से कर सके। सच कहूं तो लियोनेल को समझ नहीं आ रहा था कि किसी जोन का बॉस कैसे तय होता है। क्या वे हमेशा बुरे लोग ही होते हैं? उसे इस बात का पूरा यकीन नहीं था। उसके पास निष्कर्ष निकालने के लिए सिर्फ एक नमूना था। हालांकि अगर उसने अपना निष्कर्ष निकालने के लिए सिर्फ इस कारण का इस्तेमाल किया कि वे जोन में क्यों आए, उच्च आयामों के उनके समरेखा को छूने से पहले ही उनसे निपटने के लिए, तो तार्किक उत्तर था नहीं। वे हमेशा बुरे लोग नहीं थे। ये बहुत संभव था कि जोन का एकमात्र अपराध अपने समय से आगे रहना था, अपनी क्षमताओं को समय से पहले जागृत कर लेना। ऐसे मामले में लियोनेल ने पाया कि उसने एक और दुविधा में छलांग लगा दी थी। मुझे माफ कर दीजिए कि मैं आपको व्यक्तिगत रूप से बधाई देने के लिए अपने घोड़े से नीचे नहीं उतरा। पिछले युद्ध में मेरी जांघ में तीर लग गया था और मैं इस समय अपनी शक्ति से चलने में असमर्थ हूं। ये शब्द सुनकर लियोनेल को अपने पिछले विचारों पर और भी बुरा लगा। इतिहास में जॉन के कई बार घायल होने की बात कही गई है। ये तथ्य कि वह उनका स्वागत करने के लिए बाहर आए और ऐसी हालत में भी अपने घोड़े पर बैठने के लिए उठ खड़ी हुई, उसे प्रशंसा से भी बढ़कर बनाता है। अब ये और भी मुश्किल हो गया जब उसे याद आया कि इस साल वह असल में उसकी उम्र की थी। उसने सिर्फ 17 साल की उम्र में ऑर्लियंस पर फिर से कब्जा कर लिया था। अब तक तो वह लगभग 18 साल की हो चुकी थी। हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेडी जॉन। कृपया मेरी साथी को क्षमा करें, वह बोल नहीं सकती। हम विनम्रतापूर्वक आपकी सहायता के लिए आए हैं। फ्रेंच नहीं बोल सकती, और कृपया मुझे लेडी मत कहिए, मैं कोई रईस नहीं हूँ। जॉन हल्की बेबाक हंसी हंसी। मुझे यकीन है कि तुम बहुतों की नजरों में हो, लियोनेल ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरी साथी जन्म से ही गूंगी है। हमारे परिवार का मानना है कि शायद हमारी काबिलियत के बदले यही कीमत चुकानी पड़ी होगी। लियोनेल ने उस कहानी के बारे में बताया जो उसने और आयना ने तय की थी। बेशक उसने कहानी को थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बताया।
इस दौर में प्रचलित अंधविश्वास का भी थोड़ा सा संकेत दिया। बेशक इस कहानी में यह मानकर चला गया है कि वह और आयना भाई बहन हैं। सच तो यह है कि ऊपरी तौर पर इसे स्वीकार करना इतना आसान नहीं है। लियोनेल में ज्यादातर हिस्पैनिक चेहरे के भाव थे, जबकि आयना खुद ज्यादा उत्तरी यूरोपीय थी। हालांकि लियोनेल जानता था कि ऐसी स्थिति में ज्यादा समझाना और भी ज्यादा हैरान करने वाला होगा। लोग रिक्त स्थान स्वयं भरने लगे। जैसी कि उम्मीद थी, जॉन एक क्षण के लिए रुकी, लेकिन ये देखकर कि लियोनेल का समझाने का कोई इरादा नहीं था, उसने सहजता से इसे स्वीकार कर लिया। मैं समझ गया। मुझे उम्मीद है कि एक दिन ऐसा आएगा जब आपकी बहन ठीक हो जाएगी। हालांकि मुझे आपकी इन क्षमताओं में बहुत दिलचस्पी है। क्या आप मुझे और बता सकते हैं? हमें भी ज्यादा कुछ नहीं पता। लियोनेल बिना किसी हिचकिचाहट के जवाब देने को तैयार था। वह ऐसा दिखाना चाहता था मानो उसे जॉन पर पूरा भरोसा है और उसे सब कुछ बताने में उसे कोई हिचकिचाहट नहीं है। हम बस इतना जानते हैं कि हम दूसरों से कहीं ज्यादा मजबूत, तेज और फुर्तीले हैं। हम इसे ईश्वर का ही कमाल कह सकते हैं। जब हमने तुम्हारे कारनामों के बारे में सुना तो हमें लगा कि हमसे हमदर्दी रखने के लिए तुम भी कोई बेहतर इंसान नहीं हो। लियोनेल ने महसूस किया कि जॉन की निगाहें थोड़ी नर्म पड़ गईं और उसकी मुस्कान अधिक वास्तविक हो गई। इस तरह लियोनेल और जॉन को शैटो रॉयल दे ब्लोइस में ले जाया गया, या यूं कहें कि उन्हें बाहरी किले में एक जगह ले जाया गया। किले दरअसल दीवारों के भीतर बसे शहर होते थे। ये कई परतों में बटे होते थे, जिनकी सुरक्षा के लिए अपनी दीवारें होती थीं, जो आमतौर पर एक दूसरे से थोड़ी दूर होती थीं, ताकि एक ही बार में उनके दरवाजों को भेदना मुश्किल हो। लियोनेल और आयना के लिए इतनी दूर तक पहुंचना वाकई एक सौभाग्य की बात थी। लेकिन ऐसा भी लग रहा था कि उन्हें अपनी मेहनत का फल बहुत जल्दी कमाना पड़ा, क्योंकि एक दिन भी नहीं बीता था कि पाटे की और कूच की घोषणा हो गई। उद्धरण तो शुरू हुआ। इतिहास के अनुसार ये जॉन की आखिरी बड़ी जीत होगी। इसके बाद राजा चार्ल्स का राज्याभिषेक होगा। फिर वह पेरिस पर दोबारा कब्जा करने में नाकाम रहेगी और अंततः कॉम्पिएग्ने की लड़ाई में बंदी बना ली जाएगी। तारांकन, तुम कहती हो कि तुम्हारे जैसे 2 और लोग हैं, जॉन? हाँ महाराज, उनकी बदौलत ही हम पाटे के लिए अपनी लड़ाई आगे बढ़ा पाए हैं। जनरल फ्रैंक के अनुसार उन्होंने अकेले ही 20,000 सैनिकों वाली सेना का लगभग सफाया कर दिया, जिससे उन्हें पीछे हटना पड़ा। खासकर भाई ने तो आधे दिन तक अकेले ही लड़ाई लड़ी। जॉन एक सिंहासन के सामने घुटनों के बल बैठी थी, एक हाथ छाती पर रखे हुए और दूसरा हाथ लकड़ी की बैसाखी को कसकर पकड़े हुए। हालांकि चार्ल्स सप्तम का अभी तक आधिकारिक रूप से राज्याभिषेक नहीं हुआ था, फिर भी उसने उसे राजा कहा। जॉन, क्या मैंने नहीं कहा था कि जब हम दोनों ही हों तो तुम्हें मेरे सामने घुटने टेकने की जरूरत नहीं है? मैंने ये भी कहा था कि ऐसे मौकों पर मुझे चार्ल्स कहकर बुलाना। अगर लियोनेल यहाँ होता तो शायद उसे एक बार फिर सदमा पहुंचता। इतिहास के अनुसार चार्ल्स ने ही जॉन को पकड़े जाने पर उसे बचाने का आदेश देने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण उसे फांसी दे दी गई। लेकिन इस समय चार्ल्स घुटनों के बल बैठी उस सुंदरी पर लगभग फिदा लग रहा था। वह उस कृतघ्न राजा से बिल्कुल अलग था जिसने अपनी मनचाही चीज पाने के बाद उसे छोड़ दिया था। पेरिस पर दोबारा कब्जा करने में पहली नाकामी के बाद इतिहास की किताबों में लिखा है कि जॉन दोबारा कोशिश करने पर अड़ी रही, जबकि चार्ल्स अपनी गद्दी हासिल करने के बाद इस विचार के खिलाफ हो गया। उसे लगा कि पेरिस से निपटना बहुत मुश्किल हो गया है, इसलिए उसने उसे अंग्रेजों से वापस लेने की कोई कोशिश नहीं की। मेरे राजा, हमें उचित सीमाएं बनाए रखनी चाहिए। आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपकी विनम्र दासी हूँ। ईश्वर ने मुझे आपका रक्षक, आपका संरक्षक बनने के लिए भेजा है। मेरे लिए आपकी पत्नी बनना असंभव है। ईश्वर इसकी अनुमति नहीं देंगे, न ही कुलीन लोग। ईश्वर इसकी इजाजत देगा या नहीं, चार्ल्स को नहीं पता था। लेकिन उसे यकीन था कि उसकी बात का आखिरी हिस्सा सही था। वे उसे अपनी रखेल मानने की बात पर आंखें मूंद लेंगे, लेकिन एक रानी फ्रांस तो किसी आम आदमी को ऐसा दर्जा देने से पहले ही जल उठेगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि जॉन ने उनके लिए कितना कुछ किया था। चार्ल्स का जबड़ा एक क्षण के लिए कस गया, फिर उसने आह भरी। जितने शूरवीरों की तुम्हें जरूरत हो ले लो, मैं तुम्हारी जीत की खबर का इंतजार करूंगा। जॉन सावधानी से खड़ी हुई और एक बार फिर झुकी, सिंहासन के पीछे बाईं ओर एक अंधेरे गलियारे की ओर एक नजर डाली और बिना एक और शब्द कहे चली गई। जैसे ही वह चली गई, एक छाया गलियारे से निकलकर सिंहासन की ओर बढ़ी। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि जब मैं उससे मिलूंगी तो तुम्हें आसपास नहीं रहना है?
मेरे आदेशों की इतनी खुलेआम अनदेखी करने का तुम्हारा क्या मतलब है, पियरे? मुझे माफ कर दो, मेरे राजा, लेकिन मेरे लिए आपको ऐसे खतरनाक व्यक्ति के साथ छोड़ना असंभव है। अगर जरूरी हो तो मुझे सजा दो। मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम क्या कर रहे हो। यहां से चले जाओ। अगर ऐसा दोबारा किया तो मैं तुम्हें मौत की सजा सुना दूंगा। महाराज, मुझे ऐसा कहने के लिए क्षमा करें, लेकिन आप इस स्त्री को अपनी पत्नी नहीं बना सकते। आप सोच सकते हैं कि यह मामला केवल उसके वंश का है, लेकिन ऐसा नहीं है। यदि वह आपकी पत्नी बन जाती तो क्या आप उसे युद्धभूमि में जाने देते? यदि वह आपका वंश लेकर आती तो क्या आप उसे इंग्लैंड के लोगों पर आक्रमण करने देते? आपका भाग्य एक महान राजा बनने का है। आपको फ्रांस की बेहतरी के लिए निर्णय लेने होंगे। और क्या एक ऐसा बच्चा होना जो उसका खून और ताकत लेकर आए, किसी भी चीज से ज्यादा फायदेमंद नहीं होगा? क्या होगा अगर अब से फ्रांस का हर राजा उसकी शक्ति का इस्तेमाल करे? क्या हम रोम से भी बड़ा साम्राज्य नहीं बना लेंगे? मुझे छोड़ दो। महाराज, आप तो खुद ही जानते हैं कि आप अंधे हो चुके हैं। न तो जोन ऑफ आर्क के माता पिता में ये शक्ति थी, न ही उसके दादा दादी में। ये कहना असंभव है कि यह वंशानुगत है। अगर मेरे राजा उसे अपना हमसफर बनाना चाहें तो मुझे कुछ नहीं कहना। अगर आप भी अपने सिद्धांत की परीक्षा के लिए किसी कमीने को जन्म देना चाहें तो भी मुझे कुछ नहीं कहना। लेकिन इस औरत के साथ प्यार, भावना और जिंदगी बिताने के बारे में सोचना बिल्कुल नामुमकिन है, मेरे राजा। चार्ल्स काफी देर तक चुप रहा, कुछ नहीं बोला। आखिरकार उसने फिर से बोलने के लिए अपना मुंह खोला। मुझे छोड़ दो। पियरे ने झुककर आभार व्यक्त किया और वापस छाया में चला गया। वह गलियारे में चल रहा था, उसके चेहरे पर ठंडक और अंधेरा था। वह अंधेरे से बना एक आदमी लग रहा था, उसके वस्त्र गहरे काले थे, उसकी नाक में एक बड़ा सा उभार था और उसकी ठुड्डी बेहद पतली थी। एक पल बाद वह सचमुच अंधेरे में गायब हो गया। यह कोई भ्रम या एहसास नहीं था, बल्कि एक वस्तुगत वास्तविकता थी। उसका शरीर जमीन में धंस गया और गायब हो गया। जब वह पुनः प्रकट हुआ तो वह एक कमरे में था जिसमें हल्की रोशनी थी और मोमबत्तियों से मोम टपक रहा था। 3 आदमी चट्टान की शिलाओं पर सो रहे थे। उसके प्रकट होते ही वे हिल उठे, मानो यंत्रवत उठ बैठे हों। पाटे की लड़ाई महामहिम के लिए एक अनिवार्य विजय है। जाओ। हाँ, तीनों व्यक्ति भी बिना किसी कारण के छाया में चले गए। उनके गायब होने के बाद पियरे धीरे धीरे कमरे में चला गया। एक वेदी के पास एक बंद काली किताब रखी हुई थी। उसने किताब के कवर को लगभग प्यार से सहलाया, लेकिन साथ ही उसे उसके पन्ने खोलने में भी डर लग रहा था। बिशप हमें गौरव की ओर ले जाएंगे। हमारा नाम इतिहास में दर्ज होगा। पुस्तक से एक गहरी चमक निकल रही थी। तारांकन तारांकन। जोन मुख्य गढ़ के गलियारों में अपनी बैसाखी पर भारी टेक लगाए भावशून्य सी चल रही थी। जब वह किसी के पास से गुजरती तो कभी कभी उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती, लेकिन उसके गुजरते ही वह मुस्कान तुरंत गायब हो जाती। इसमें काफी समय लगा, लेकिन अंततः वह बाहरी दीवारों तक वापस पहुंच गई और उन्हीं 10 शूरवीरों को ढूंढ निकाला जो लियोनेल और आयना का स्वागत करने के लिए उसके पीछे आए थे। तैयार हो जाओ, उसने साफ साफ कहा। यह एक अहम लड़ाई होगी। उसकी मुस्कान बिल्कुल गायब थी। उसे इस तरह देखने पर मानो किसी को गंभीर संज्ञानात्मक असंगति का एहसास हो रहा था। freewebnovel.com। क्या उन कमीनों ने तुम्हें फिर गुस्सा दिला दिया, बहन? जिस शूरवीर ने यह बात कही थी, उसके सिर के पीछे तलवार की मूठ लगी, जिससे वह दर्द से चिल्ला उठा। क्या अभी समय हो गया है, बहन? नहीं, अभी समय सही नहीं है। क्या हमें सचमुच उनके लिए लड़ाई जीतना जारी रखना चाहिए? ईश्वर की एक योजना है, माइकल। बिशप पर विश्वास रखो। जब ये सब खत्म हो जाएगा तो हमारा नाम इतिहास में गूंजेगा। हम ही होंगे जो इस परित्यक्त पृथ्वी को ईश्वर के करीब लाएंगे। जोन ने अपना झंडा पकड़ लिया। उसके डंडे से एक सुनहरी चमक निकली, मानो धूप की किरणें पड़ रही हों। उसने अपने एक मजबूत पैर का उपयोग करके स्वयं को अपने सफेद घोड़े पर खींच लिया और एक बार फिर अपने चेहरे पर मुस्कान लिए सीधे बैठ गई। जीन। जोन की कोमल चीख उसके शूरवीर के कानों तक पहुंची। अधिक कुछ कहने की आवश्यकता न होते हुए जोन के साथ के 10 शूरवीरों में से एक ने समूह से बाहर निकलकर अपने साथ कम से कम 50 घुड़सवारों का एक समूह ले लिया। लियोनेल की नजर जोन के हाथों में रखे झंडे पर गई, लेकिन उसका चेहरा भावहीन रहा। उसे यकीन था कि वह दूसरों को दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसने बहुत साफ तौर पर देखा था कि एक शक्ति रेखा जोन से निकलकर जीन के शरीर में प्रवेश कर रही थी। उस पल, हालांकि जीन के आंकड़ों को समझना मुश्किल था क्योंकि वह अपने घोड़े पर सवार था,
कम से कम उसके घोड़े के सभी शारीरिक आंकड़ों में 10% की वृद्धि हुई थी। सेना अभी मैदानी इलाकों से गुजर रही थी, लेकिन आगे जंगल था। जॉन को अंदाजा हो गया था कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसने 50 सैनिकों की एक टुकड़ी को अग्रिम मोर्चे पर भेज दिया। तो ये है जीन पोर्टन, लियोनेल ने मन ही मन सोचा, आईना को साथ लिए घोड़ों के साथ दौड़ते हुए। सच कहूं तो वो भी घोड़े की सवारी करना चाहता था, लेकिन उससे लगता था कि उसके पास सीखने का समय नहीं है, इसलिए उसने कोशिश भी नहीं की। इतिहास के अनुसार जीन की कार्रवाई ने अंग्रेजों के छिपे हुए हमले को नाकाम कर दिया और उन्हें पीछे धकेल दिया। चूंकि अधिकांश छिपी हुई अंग्रेजी सेनाएं लंबे धनुषधारी थीं, इसलिए नुकसान बहुत बड़ा था और युद्ध पूरी तरह से उनके पक्ष में झुक गया। ये युद्ध पूरी तरह से बिना किसी घेराबंदी के समाप्त हो गया। लेकिन यह निश्चित रूप से इतिहास जैसा नहीं है। लियोनेल की तेज इंद्रियों ने अग्रिम मोर्चे की घुड़सवार सेना की परछाइयों में छिपी किसी अजीब चीज का आभास पा लिया। उसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था, लेकिन यह उसकी सतर्कता बढ़ाने के लिए काफी था। जहां तक जॉन की बात है, उसने या तो ध्यान नहीं दिया था, या फिर ऐसा दिखावा कर रही थी कि उसने ध्यान नहीं दिया। लियोनेल को उसे समझ पाना बहुत मुश्किल लग रहा था। लियोनेल ने तेजी से कदम बढ़ाते हुए अपने इटलाटल को कूल्हे से बाहर निकाला और उसमें एक तीर लगाया तथा हवा में चांदी की एक रेखा बना दी। वह अच्छी तरह जानता था कि सेना को किस तरह के अनुशासन की जरूरत होती है, और उससे भी ज्यादा उसे इस बात का अंदाजा था कि अपने कमांडर की बात के बिना काम करना कितना बुरा माना जाता है। लेकिन लियोनेल एक आम आदमी की तरह अपनी भूमिका निभा रहा था। एक आम आदमी को ऐसी बातों का एहसास कैसे हो सकता है? उसका तीर हवा में तेजी से उछला, जिससे उस पर हमला कर रहे सैनिकों की सांसें तेज हो गईं। वजह यह थी कि उसका भाला न सिर्फ बहुत तेज था, बल्कि सीधे 50 सैनिकों के दस्ते के आर पार हो गया, मानो उन्हें अपनी जान की परवाह ही न हो। हालांकि लियोनेल का ध्यान साथी सैनिकों की प्रतिक्रियाओं पर नहीं था। उसकी नजरें पूरी तरह से सफेद पंख वाले तीर पर टिकी थीं। वह हवा में तेजी से उड़ता हुआ कई अग्रिम पंक्ति के शूरवीरों से बाल बाल बच गया। समूह से निकलने से ठीक पहले वह धीरे धीरे उभरती एक परछाई के ऊपर से गुजरा। मानो चौंककर परछाई तेजी से जमीन में धंस गई, मानो कुछ बदला ही न हो। लेकिन लियोनेल का तीर उड़ता रहा, पेड़ों के जंगल में घुसता रहा और एक छिपे हुए तीरंदाज की दर्द भरी चीख की ओर ले गया। जैसे ही चमड़े का कवच पहने अंग्रेज पेड़ से नीचे गिरा, कई अविश्वास भरी निगाहें लियोनेल की ओर उठी। उसके बाद फ्रांसीसी सैनिकों पर मनोबल से भरी गर्जना छा गई। जॉन ने अपने सफेद घोड़े से लियोनेल की तरफ एक नजर डाली, लेकिन बदले में उसे एक मासूम मुस्कान और अंगूठा दिखा। वह किसी ऐसे बच्चे से बिल्कुल अलग नहीं लग रहा था जो पहली बार मदद पाकर खुश हो रहा हो। इसके साथ ही उसे डांटने का उसका मन से सारा ख्याल गायब हो गया। अग्रिम पंक्ति की टुकड़ी जंगल में घुस गई। यह तो जाहिर था कि हर तीरंदाज किसी पेड़ की चोटी पर छिप नहीं सकता। अगर यह जंगल इतना घना होता, तो यह उनके मंजिल के रास्ते में कभी नहीं आता। ज्यादातर तीरंदाज रास्ते के किनारे छिपने की कोशिश कर रहे थे, इस इंतजार में कि उनके गुजरने के बाद तीर बरसेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसी तैयारी की उम्मीद नहीं की थी। जब लियोनेल की टुकड़ी जंगल में पहुंची, तब तक अंग्रेज अराजकता में थे। उसने अपनी पीठ से भाला घुमाया, उसके खून में एक जानी पहचानी जलन महसूस हुई। आईना उसकी पीठ से सटकर चल रही थी। ऐसा माहौल उसकी युद्ध शैली के लिए बिल्कुल भी उपयुक्त नहीं था। इसका मतलब यह नहीं था कि वह लड़ नहीं सकती थी। दरअसल वह इन पेड़ों को मक्खन की तरह चीर सकती थी। समस्या ये थी कि बाकी सैनिक उसके पीछे गिरते पेड़ों से कैसे निपटेंगे। इसी बात को ध्यान में रखते हुए उसने कोई कदम नहीं उठाया। लियोनेल ने अंग्रेजों को ढूंढने और मारने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने युद्ध क्षेत्र में फैली पूरी अव्यवस्था का फायदा उठाकर जीन की टुकड़ी की ओर सीधी रेखा बना ली। जब उसने तीर फेंका था, तब वे परछाइयां जमीन से कई फीट ऊपर उठी हुई थीं। फिर भी उसके अलावा किसी ने ध्यान नहीं दिया। अगर कुछ लोगों ने ध्यान नहीं दिया, या शायद ज्यादातर लोगों ने भी, तो ये समझ में आता है, लेकिन किसी ने भी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। इसका मतलब सिर्फ एक ही था, दूसरे उन्हें देख नहीं पा रहे थे। ये वही अवस्था होगी जिसमें वे थे। उस छाया रूपी रूप में प्रवेश करने के लिए वे अनिवार्य रूप से शक्ति का एक संयोजन बन रहे हैं। लेकिन सामान्य मनुष्य शक्ति को अनुभव नहीं कर सकते, और कमजोर इंद्रियों वाले शक्ति संचालक भी इसे देख नहीं सकते। चूंकि मस्तिष्क अपने सामने मौजूद चीजों की व्याख्या नहीं कर सकता, इसलिए शक्ति एक अंध बिंदु बन जाती है। हालांकि लियोनेल को और भी ज्यादा उलझन में डालने वाली एक बात थी। उन परछाइयों का कोई बुरा इरादा नहीं था।
दरअसल उस परछाई का निशाना शूरवीर नहीं बल्कि पेड़ में छिपे धनुर्धर थे। क्या ये जोआन की योग्यता है? लियोनेल और आयना घने जंगल में धुएं के दो गुब्बारों की तरह चमक रहे थे। उनकी गति शुरू से ही घोड़ों से भी तेज थी, इसलिए जीन के समूह के साथ बराबरी करना उनके लिए कोई मुश्किल काम नहीं था। जैसी कि उम्मीद थी, घात के दूसरी तरफ और जंगल के बाहर अंग्रेजों का एक और दल घात लगाए बैठा था। लेकिन जिन अव्यवस्थित और दुखी दिखने वाले फ्रांसीसी सैनिकों का वे इंतजार कर रहे थे, वे कभी नहीं आए। इसके बजाय जीन ने अपनी टुकड़ी को पूरी तरह से तैयार कर लिया था। अपनी भाला उठाकर और दहाड़ते हुए वह आगे बढ़ा, उसकी शक्ति के चारों ओर एक चमकदार सुनहरी चमक फैल गई। ईश्वर के नाम पर, फ्रांस के लिए! अंग्रेजों की अग्रिम पंक्ति को एक बल क्षेत्र जैसी ताकत से ध्वस्त कर दिया गया। उनके फोरमैन अपनी स्थिति से उछल पड़े और युद्ध शुरू होने से पहले ही उनकी हड्डियां बुरी तरह टूट गईं। हकीकत इतिहास से अलग नहीं थी। दरअसल लियोनेल और आयना के साथ मिलकर नतीजा और भी ज्यादा विनाशकारी था। इस बार पाटे की लड़ाई सिर्फ एक शानदार जीत नहीं बल्कि एक करारी हार थी। और इतिहास की तरह अगले हफ्तों में भी यही सिलसिला जारी रहा। जोआन के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने उत्तर मध्य फ्रांस में धावा बोला और जीत की एक श्रृंखला बनाते हुए सीधे रिम्स के द्वार तक पहुंच गई, जहां चार्ल्स सप्तम का राज्याभिषेक हुआ। उस समय लियोनेल और आयना जोन के किसी भी शूरवीर से कम प्रसिद्ध नहीं थे। हालांकि उनके पास कवच नहीं था, न ही उनके पास घोड़े थे, फिर भी उनके परिणाम निर्विवाद थे। जोन ने उन पर लगाम लगाने की कोशिश भी नहीं की, बल्कि उन्हें सेना में अपनी इच्छानुसार स्वतंत्र रूप से कार्य करने की अनुमति दी। मुश्किल से 1 महीने से ज्यादा समय में पेरिस के आसपास के कई इलाके गिर गए और बर्गंडियनों का खतरा, जो पिछली पीढ़ी के गद्दार फ्रांसीसी थे, अंग्रेजों के साथ साथ कम हो गया। बस कुछ ही दिनों में चार्ल्स का आधिकारिक रूप से रिम्स में राज्याभिषेक हो जाएगा, ठीक वही जगह जहां से उनके राष्ट्र के पतन की शुरुआत हुई थी। लियोनेल घास से भरे बिस्तर पर गिर पड़ा। पिछला महीना वाकई बहुत थका देने वाला रहा था, और इससे भी बुरी बात यह थी कि जोन के सामने खुद को एक ऐसे इंसान के रूप में उजागर करने के डर से, जो उससे कहीं ज्यादा जानता था, उसने डायमेंशनल क्लींच का भी अभ्यास नहीं किया था। और तो और पिछले कुछ दिनों में उसने एक बार भी पेट भर खाना नहीं खाया था। ने कहा कि लियोनेल मोरालेस, शक्ति 0.95, गति 0.91 जोड़ 0.1, चपलता 0.99 जोड़ 0.1, आंशिक रूप से 0, समन्वय 1.05, सहनशक्ति 0.99-1.10 जोड़ 0.05, 0 प्रतिक्रियाएं 1.05, आत्मा 0.30, बल 0.20। इस तथ्य के कारण कि लियोनेल लगभग प्रतिदिन अत्यधिक दूरी तक दौड़ता था, उसके पिता की स्मूदी के अवशिष्ट औषधीय गुण अधिकाधिक मात्रा में प्रकट होने लगे, जिससे उसकी ताकत, गति, चपलता और सहन शक्ति में अत्यधिक वृद्धि होने लगी। लेकिन ये लियोनेल की सबसे बड़ी खोज नहीं थी। चूंकि एक युद्धक्षेत्र से दूसरे युद्धक्षेत्र तक दौड़ना बहुत नीरस था और जब वे आराम करते थे तो कोई खास मनोरंजन नहीं होता था, इसलिए लियोनेल ने अपना ज्यादातर समय अपने अगले 8 फोर्स नोड्स के लिए सही स्थिति की गणना करने में बिताया। समय के साथ उसे एहसास हुआ कि वह अपनी क्षमता का जितना ज्यादा इस्तेमाल करता, वह उतनी ही मजबूत होती जाती। दरअसल उसके समन्वय और प्रतिक्रियाओं में जो सुधार हुआ, वह इसी अप्रत्यक्ष वृद्धि के कारण था। इसके अलावा इस सुधार के कारण उसे अब अपनी सहन शक्ति को किसी भी तरह की सटीकता से निर्धारित करना मुश्किल लगने लगा, इसलिए उसने इसे एक सीमा के रूप में ही छोड़ दिया। अपनी गणनात्मक बुद्धि के कारण लियोनेल अपने शरीर की गतिविधियों को अविश्वसनीय रूप से कुशल बनाने में सक्षम था। इसी कारण उसकी क्षमता ने उसके समन्वय और उसकी प्रतिक्रियाओं को प्रभावित किया। हालांकि उन्हीं कारणों से इससे उसकी सहनशक्ति में भी सुधार हो सकता था, लेकिन यह इस बात पर निर्भर करता था कि वह अपनी गणनात्मक क्षमताओं का कितना उपयोग अपनी गतिविधियों में कम ऊर्जा खर्च करने पर करता था। अब तक लियोनेल अपने अगले 7 फोर्स नोड्स की स्थिति के बारे में पूरी तरह से निश्चित हो चुका था। उसे बस ये तय करने में थोड़ी परेशानी हो रही थी कि आखिरी नोड कहाँ होना चाहिए। क्या तुम दोनों फ्री हो? अपने और आयना के तंबू के प्रवेश द्वार पर अचानक एक जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, जिससे लियोनेल झट से उठ बैठा और आयना की ओर देखा, जो उसकी ओर पीठ करके लेटी हुई थी। संयोग से उसने भी उसी समय उसकी ओर देखा। गाड़ी में उस दिन के बाद से दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं हुई थी। लियोनेल को ठीक से समझ नहीं आ रहा था कि इस बारे में कैसा महसूस करे, लेकिन उसे इतना जरूर पता था कि वह उस पर भरोसा कर सकता है।
हाँ माइकल, क्या स्काउट्स को कुछ मिला? माइकल ने अपने तंबू का पर्दा उठाया और मुस्कुराते हुए अपना सिर अंदर डाला। ऐसा कुछ नहीं है दीदी, बस तुम दोनों से मिलना चाहती हैं। मुझे नहीं पता क्यों, इसलिए संदेशवाहक को सवालों में मत उलझाओ। ओह, लियोनेल हमेशा की तरह उत्साहित प्रशंसक की भूमिका निभाते हुए खुश हो गया। तो फिर अभी? माइकल मुस्कुराया। उसे लियोनेल का व्यवहार हमेशा से पसंद था। सेना के ज्यादातर लोगों को उसका भोलापन अच्छा लगता था। लियोनेल को हमेशा से ही कई सामाजिक समूहों में पसंद किए जाने की आदत थी, इसलिए इस तरह नए दोस्त बनाना उसके लिए ज्यादा मुश्किल नहीं था। वह और ऐना अपने अस्थायी बिस्तरों से उठे और माइकल के पीछे तुरंत चले गए। सेना रीम्स के बाहर छावनियों में तैनात थी, लेकिन ऑर्लियंस से यहां आए राजा और महत्वपूर्ण अधिकारी शहर के अंदर थे। लियोनेल को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि माइकल ही उन दोनों को रीम्स में ले गया था। मुझे लगता है कि यह उचित ही है कि वह शहर के अंदर ही रहे। चार्ल्स इस क्षेत्र को पुनः प्राप्त करने के मुख्य कारण को सामान्य सैनिकों के साथ उलझने नहीं दे सकता था। लियोनेल ने इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा और आखिरकार उसे एक हवेली में ले जाया गया। उसे इसकी खास बातें समझ नहीं आईं। क्या वह यहाँ यूं ही आराम फरमा रही थी? क्या उसे कोई इनाम मिला था? उसे कुछ नहीं पता था। उसे समयरेखा की मुख्य बातें तो याद थीं, लेकिन ऐसी छोटी छोटी बातें तो वह बहुत पहले ही भूल चुका था। माइकल बिना कुछ कहे चला गया और लियोनेल तथा आयना को अकेले ही कार्यालय क्षेत्र में जाने के लिए छोड़ दिया, जहां उसने देखा कि जॉन ने मुस्कुराते हुए उनका स्वागत किया। लियोनेल, आयना, तुम्हारा यहां आना अच्छा है। क्या तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार हुआ? आयना ने लियोनेल के कुछ संकेतों को पढ़ना और उन पर प्रतिक्रिया देना सीख लिया था। अगर वह गूंगी होती तो ठीक था, लेकिन भाषा न समझ पाना बहुत ज्यादा संदिग्ध होता। इसलिए जब लियोनेल ने सिर हिलाया तो उसकी प्रतिक्रिया की गति तेज हो गई और उसने भी सिर हिला दिया। यह अच्छा है, यह अच्छा है। जॉन एक पल के लिए झिझकी, जिससे लियोनेल की धड़कनें तुरंत धीमी हो गईं। ऐसा नहीं था कि उसके दिल ने सचमुच ऐसा किया था, बल्कि उसने अवचेतन रूप से अपनी प्रतिक्रियाएं तेज कर ली थीं, जिससे तेज चीजों को भी वह आसानी से समझ लेता था। मैंने तुम दोनों को यहाँ एक बहुत ही जरूरी काम से बुलाया है। उसने गहरी सांस ली और आह भरी। मैं तुम दोनों से बहुत देर से झूठ बोल रही हूँ, उसके लिए माफी चाहती हूँ। मैं तुम्हें जितना बता चुकी हूँ उससे कहीं ज्यादा जानती हूँ हमारी ईश्वर प्रदत्त क्षमताओं के बारे में। अगर तुम मुझे माफ करने को तैयार हो तो मैं तुम दोनों को बिशप से मिलने ले जा सकता हूँ। आर्क बिशप। लियोनेल की आंखें बच्चों की तरह चमक उठी, मानो जॉन को माफ कर दिया हो। हम उनसे मिल पाएंगे? जॉन एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर मीठी मुस्कान के साथ बोली, हाँ आर्कबिशप। लियोनेल की कथित अज्ञानता ने उसे अच्छी तरह से प्रभावित किया। हालांकि उसका दिमाग घूम रहा था। इस युग में धार्मिक हस्तियों का महत्व कम नहीं आंका जा सकता था। बिशप और आर्चबिशप के बीच का अंतर बहुत बड़ा था। जॉन ऐसी गलती कभी नहीं करती। इसका मतलब था कि वह बिशप की उपाधि को पुकारना चाहती थी। लेकिन वह बिशप कौन था जिसे वह लियोनेल को आर्चबिशप समझने की अनुमति दे रही थी? क्या यह जानबूझकर किया गया ईशनिंदा का कृत्य था, या फिर वह उसकी अज्ञानता को उजागर न करके उसकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रही थी? आर्कबिशप हमारे सच्चे ईश्वर प्रदत्त दूत हैं। वही हैं जिन्होंने मेरा मार्गदर्शन किया और मुझे मेरे भाग्य के बारे में बताया। जब वे रिम्स में हमारे राजा का राज्याभिषेक करने के लिए तैयार होंगे, तब मैं आप दोनों को उनसे मिलवाने ले जा सकता हूं। जब तक मैं आप दोनों से नहीं मिला, मुझे लगता था कि मैं इस दुनिया में अकेला हूं। अगर आप हमारे साथ जुड़ जाएं, तो हम जिस उज्ज्वल भविष्य की आशा करते हैं, वह हमारी मुट्ठी में होगा। हमारा नाम इतिहास में गूंजेगा। वो ईमानदार लगती है, उसे सच में लगता है कि वो अकेली थी। तो ये परछाइयां वाकई उसकी ही काबिलियत होंगी। ये बात तो सही है, आखिरकार उन्होंने पूरे रास्ते मदद के अलावा कुछ नहीं किया। लियोनेल ने उत्साह से सिर हिलाया, जरूर, बिल्कुल। अच्छा, तो मेरे पीछे आओ, मैं तुम्हें वहां ले चलूंगा। जॉन मुस्कुराए और किताबों की अलमारी की ओर मुड़ी। मानो किसी काल्पनिक उपन्यास से निकली हो, उसने किताबों की एक रीढ़ खींची और दरवाजा खुल गया। ये रास्ते शहर के नीचे सुरंग बनाकर बनाए गए थे ताकि घेराबंदी की स्थिति में महत्वपूर्ण धार्मिक हस्तियां और राजघराने बच सकें। घंटों शहर में चक्कर लगाने के बजाय इन रास्तों से जाना ज्यादा आसान होगा, जॉन ने सहजता से समझाया। वाह, मुझे नहीं पता था कि ऐसा भी हो सकता है। आर्चबिशप सचमुच ईश्वर के दूत होंगे। जॉन मुस्कुराए और आगे बढ़ गई, लेकिन लियोनेल की निराश निगाहों को बिल्कुल नजरअंदाज कर दिया।
क्योंकि किताबों की अलमारी उनके पीछे बंद हो गई। उसने खुद भी पहले यही कहा था, कभी कभी ज्यादा समझाने से वह सच और भी ज्यादा सामने आ जाता है जिसे आप छिपाना चाहते हैं। हालांकि कुछ अविश्वास के साथ उसे यकीन था कि जॉन का उन्हें कोई नुकसान पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। अगर वह सचमुच मानती थी कि वह उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा रही है, तो ये बिशप कौन था? वह उन्हें कहां ले जा रही थी? और कौन सी संस्था इस युग में भूमिगत सुरंगों का इतना बड़ा जाल बना सकती थी? पहले ही 6 बार चक्कर लगा चुकी है। वह सचमुच मुझे मूर्ख समझती है। लियोनेल ने जॉन की पतली पीठ की ओर देखा। असल में शायद ये जॉन की गलती नहीं थी। लियोनेल की गणना करने की क्षमता बहुत तेज थी और उसने अभी तक अपनी असली शक्तियों के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। हालांकि उसकी गलती इस बात में थी कि लियोनेल ने खुद को मासूम और कुछ हद तक अनजान तो दिखाया, लेकिन कभी बेवकूफ़ी का नाटक नहीं किया। ये जॉन उसे बहुत नीची नज़रों से देखती थी। लियोनेल को यकीन था कि अपनी काबिलियत के बिना भी वह उसके कामों में कुछ न कुछ गलती जरूर देखेगा। लियोनेल के मन में रस्साकशी जारी थी। एक तरफ वह सचमुच उसे दुश्मन नहीं मान पा रहा था, लेकिन उसका एक और पहलू लगातार अपने सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं को मानो सहज रूप से छुपा रहा था। लियोनेल को लगा कि उसकी यह क्षमता उसके भावनात्मक पक्ष को कुछ हद तक शांत कर रही है, और उसने तय किया कि उसे यह बात बिल्कुल नापसंद नहीं है। लेकिन उसे अभी भी एक फैसला लेना था। क्या उसे जॉन का पीछा करते रहना चाहिए, या क्या उसे हिम्मत जुटाकर यहीं उसे मार देना चाहिए? जॉन के बिना छिपे हुए अभियान को पूरा करना लगभग नामुमकिन होता। फ्रांसीसी सैनिकों का मनोबल लगभग पूरी तरह से जॉन पर ही निर्भर था, और चार्ल्स शुरू से ही पेरिस पर हमला करने के लिए उत्सुक नहीं था। बहरहाल एक छिपी हुई खोज तो आखिरकार एक छिपी हुई खोज ही थी। वे इसे पूरा किए बिना ही इस जगह से जा सकते थे। हालांकि लियोनेल को इस बात का पूरा अंदाजा नहीं था कि ऐसा करने के क्या परिणाम होंगे। ये कहना जरूरी था कि हालांकि यह एक खेल की तरह रचा गया था, लियोनेल को अच्छी तरह पता था कि यह खेल नहीं है। साइड मेन और हिडन क्वेस्ट सभी का अपना अपना उद्देश्य था। उनका अंतिम कार्य समय रेखा में विसंगति से निपटना और वर्तमान को उससे नष्ट होने से बचाना था। इस उद्देश्य के लिए हिडन क्वेस्ट को पूरा करना कितना जरूरी था, लियोनेल को पता नहीं था। वह केवल अपने पास मौजूद जानकारी के आधार पर ही निर्णय ले सकता था, और आईना के अनुसार यह उपायामी क्षेत्र एक अद्वितीय क्षेत्र हो सकता है। ऐसे में इतने सारे संभावित चरों के साथ वे जितनी जल्दी बाहर निकल सकें, उतना ही बेहतर होगा। लियोनेल का मुंह खुला का खुला रह गया। शायद यह उसके नए नैतिक मूल्यों की पहली असली परीक्षा थी। क्या उसका ज़मीर सचमुच इस बोझ को उठाने के लिए तैयार था? क्या वह सचमुच उस औरत की जान लेने के लिए तैयार था जिसके साथ उसने खाना खाया था, जिसके साथ जिंदगी और मौत साझा की थी, जिसके साथ हंसी मजाक किया था? उद्धरण ... नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूं। लियोनेल ने एक फैसला किया। उसके साथ जो रिश्ता उसने बनाया था, चाहे वह कितना भी उथला क्यों न हो, लियोनेल को इस रास्ते पर अंत तक चलने के लिए मजबूर कर रहा था। अगर अंत में खतरा था तो जॉन उसकी दुश्मन बन जाएगी। बात इतनी सी थी। यह एक नादानी भरा बल्कि मूर्खतापूर्ण फैसला था। सबसे समझदारी की बात तो यही थी कि वह उस भाले को निकाल ले जिसे उसने आईना की खास जेबों से छुपाने के लिए इस्तेमाल किया था, और इसी मौके पर उसकी पीठ में छुरा घोंप दे। अगर वह ऐसा करता तो उसकी और आईना की जान बच जाती। चाहे वे पेरिस पर कब्जा करने में कामयाब हो या नाकाम, वे यहां से निकल सकते थे। लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। यहां थे। जॉन एक सामान्य से छोटे लकड़ी के दरवाजे पर रुक गई। परछाई में उसे देखना लगभग नामुमकिन था। अगर यूं ही इधर उधर घूमते तो शायद नजर न लगे। मानो जॉन की मुस्कान इस अंधेरे में कितनी छिपी हुई थी। लियोनेल अपनी तेज इंद्रियों से भी उसके दांतों की सफेदी और उसकी आंखों का नीलापन बमुश्किल ही पहचान पा रहा था। मैं आपके पीछे अंदर नहीं आ सकता, आर्कबिशप के नियम बहुत सख्त हैं। मुझे भी उनसे खुलकर मिलने की इजाजत नहीं है। इस मौके का पूरा फायदा उठाए, यह आपकी जिंदगी बदल सकता है। जॉन ने लियोनेल और आईना के लिए दरवाजा खोलने के बाद इंतजार नहीं किया, और अपनी अजीब आदत के चलते जो उस स्थिति के अनुकूल नहीं लग रही थी, उन्हें थोड़ा सा झुककर प्रणाम किया। फिर उन्हें दरकिनार करते हुए उसने जाने का इरादा किया। उद्धरण ... मुझे आशा है कि मैं गलत हूं। लियोनेल के शब्द बेहद आकर्षक अंग्रेजी में बोले गए थे। ये बदलाव इतना चौंकाने वाला था कि जॉन स्तब्ध रह गई।
उसने अभी अभी अपने कंधे लियोनेल के कंधे के बराबर किए थे, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वह मुड़कर उसका सामना करे, जबकि उसका गाल उसके गाल से मुश्किल से 1 मीटर की दूरी पर था। वह स्वर, इसमें आदेश और दृढ़ विश्वास का एक स्तर था जिसे जोन उस लियोनेल के साथ ओवरलैप नहीं कर सकती थी जिसे वह जान चुकी थी। उसकी राय में लियोनेल लगभग हर पहलू में परफेक्ट था। उसकी योग्यताएं, उसका प्यार और देखभाल करने वाला व्यवहार, यहाँ तक कि वह सुंदर भी था। उसकी बस एक ही कमी थी कि वह थोड़ा सादा था, अगर यूं कहें तो। साफ शब्दों में कहें तो वह चार्ल्स से कहीं ज्यादा उसे पसंद करती थी। हालांकि जैसे ही उसके शब्द उसके कानों में पड़े, हालांकि वह उनका मतलब नहीं समझ पा रही थी, उसे एक ऐसा एहसास हुआ जो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या खो गई है। काफी देर तक तो उसे ये भी समझ नहीं आया कि उसने गलत सुना था या कल्पना की थी। जब तक उसके दिल की धड़कन रुकी, तब तक लकड़ी का दरवाजा खुल और बंद हो चुका था। तारांकन तारांकन लियोनेल और आयना एक पत्थर से बनी भूमिगत सीवा प्रणाली जैसी जगह में दिखाई दिए। किनारों पर कई अर्धवृत्ताकार मेहराब थे, जो घुमावदार रास्तों वाली कई सुरंगों में खुलते थे। लेकिन वहां उस भयानक गंध या सीलन का स्पष्ट अभाव था जिसकी उम्मीद की जा सकती थी। दरअसल यह अजीब तरह से बेदाग था। अगर शाखाओं वाले मेहराबों को नजरअंदाज कर दिया जाए, तो गलियारा कम से कम 20 मीटर चौड़ा था। लगभग 200 मीटर आगे एक बंद रास्ता था। उसकी दीवार असंभव रूप से ऊंची लग रही थी, ऐसी संरचना जिसका जमीन के नीचे होना नामुमकिन था। लेकिन वो वहां था। फिर भी ऐसा होने के बावजूद कुछ और भी था जिसने लियोनेल का ध्यान अपनी ओर खींचा। यह एक साधारण लकड़ी की मेज थी। इसके दाहिनी ओर 2 पैरों में 3 दराज लगे थे और बाईं ओर 2 नंगे पैर। ये 2 मीटर भी चौड़ा नहीं था और इसकी पूरी सतह पर सिर्फ एक मोमबत्ती से रोशनी पड़ रही थी। इस डेस्क के सामने एक भूरे बालों वाला बूढ़ा आदमी, जिसने घिसे हुए भूरे वस्त्र पहने हुए थे, बैठा था। उसकी पीठ उनकी ओर थी और वह इस प्रकार झुका हुआ था मानो वह इतना घिसा हुआ था कि सीधा बैठ नहीं सकता था। तो आप आ गए। मुझे बताए, मैं हमेशा से उत्सुक रहा हूं। 1000 साल बाद दुनिया